आरएसएस इस देश के अंदर बुनियादी तौर पे महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। इस देश की परंपरा, संस्कृति, हिंदू धर्म और वो तमाम जो त्याग और संन्यास की परंपरा है उसके खिलाफ है। यह बात इस देश के लोगों को समझना चाहिए। कोई भी शासक इतिहास में जब अपना पांव गलत तरीके से धसाता है, इसका मतलब यह है कि वर्तमान में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। नोटबंदी करने के लिए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्डिंग कराते हैं ऐसे एकदम तैयार होकर के, सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं। आज तक एक भी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है। इस बार मेरे चाचा ने एक कहानी सुनाई, कहा कि सी राजगोपालाचारी से एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी जात क्या है, तो सी राजगोपालाचारी ने कहा कि जब मैं अपना कपड़ा धोता हूं तो धोबी होता हूं, जब लेटरिन साफ करता हूं तो स्वीपर होता हूं, जब गाड़ी चलाता हूं तो ड्राइवर होता हूं। जाति उसके काम से निर्धारित होता है, जन्म से निर्धारित नहीं होता है। कि देश के अंदर चारों तरफ जो शोर शराबा है, उसमें हमारे लिए, इस युवा संवाद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, किस पे हमको विमर्श करना चाहिए और किस तरीके के मुद्दों को उठा करके संघर्ष करना चाहिए और उस संघर्ष के द्वारा कैसे देश और समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, इस पे आज बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन गंभीरता का ये मतलब नहीं होता है कि हम इतने गंभीर हो जाएं कि लोग हमको गंभीरता से लेना बंद कर दें। इसीलिए संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत शार्प पॉलिटिकल बात जो है बहुत हास्यपूर्ण तरीके से कह जाते हैं। हम तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आज एक बात दिमाग में डालनी चाहिए कि जब सामने वाला ये चाहता है कि आप डर जाएं, सामने वाला ये चाहता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप दुखी हो जाएं, मैं समझता हूं कि निडर होकर के मुस्कुराना हमारी पहली जीत है। जब ये कहा जा रहा है कि आप मत गाइए, आप नाटक मत कीजिए, आप जो है अपनी कल्चरल एक्टिविटी बंद कर दीजिए, आप जन ज्ञान विज्ञान जत्था निकालना बंद कर दीजिए, आप साइंस की बात करना बंद कर दीजिए, जब पूरे तरीके से विमर्श को परंपरा, इतिहास और धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं, भोंडा रूप यदि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उस दौर में खड़ा होकर के बोलना बहुत जरूरी होता है। और इस लिहाज से यह कार्यक्रम, भोपाल का यह जन उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आयोजकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब हम ये जन उत्सव कर रहे हैं, उसमें हम जन भावना की बात कर रहे हैं, विज्ञान और तर्क की बात कर रहे हैं, युवा संवाद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि संवाद में एक बात जो बहुत गंभीरता से हम लोगों को लेनी चाहिए वो ये है कि आज जो विमर्श हमारे सामने परोसा जा रहा है उससे हम बच नहीं सकते हैं। हमको उस विमर्श में जाना पड़ेगा, चाहे वो धर्म का विमर्श हो, चाहे वो इतिहास का विमर्श हो, चाहे वो संस्कृति का विमर्श हो। लेकिन उस विमर्श को हम अपने मुद्दे पे लेकर कैसे आएंगे, हास्यपूर्ण तरीके से, जिसमें रस हो, जिसमें प्रेम भी हो, करुणा भी हो और वीर रस भी हो। फैज का वो नज्म अभी सुना रही थी ना, हम देखेंगे, देखा जाएगा कि इनके तानाशाही प्रवृत्ति में कितना दम है, हम ये देखेंगे। और इस तरीके से अगर हम विमर्श करें तो आज एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है, योगी की बात, सन्यास की बात, हिंदू धर्म की बात, राम की बात, ताजमहल की बात, पद्मावती की बात, खिलजी की बात, ये चीजें हमारे सामने रखी जा रही है। हिंदू धर्म क्या है, मैं समझता हूं कि इसको आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। इस देश का कोई भी साधारण हिंदू बहुत आसानी से इस बात को समझा सकता है कि हिंदू होने का क्या मतलब है। और आप इंसान बदलते चले जाइए, हिंदू धर्म का मायने बदलता चला जाएगा। आप जगह बदलते चले जाइए, राम और रामायण की कहानियां बदलती चली जाएगी। ऐसे दौर में जब नकली भोगी योगी बनकर के आपके सामने खड़ा है, तब आपको सन्यास पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा।
एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि राजा नंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने तय किया कि हम इसको राजगद्दी से उतारेंगे, लेकिन चाणक्य के मन में यह भावना नहीं थी कि हम खुद ही राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजगद्दी पे शामिल हुए। एक हमारे योगी जी हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा रंग का इतिहास आरएसएस के जन्म के इतिहास से कई हजार साल पुराना है। आरएसएस 1925 में बना है। महात्मा बुद्ध का जो चीवर था उसका रंग भगवा था। साहू जी महाराज संभाजी महाराज एंटी कास्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ उनका रंग भगवा था। अन्ना भाऊ साठे के द्वारा जो आंदोलन चलता था उसका रंग भगवा था। शिवाजी महाराज का रंग भगवा था। इस देश के अंदर त्याग का रंग भगवा रहा है और आज भोग का रंग भगवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यह देखिए कि योगी जी उत्तराखंड से लखनऊ आते हैं सीएम बन करके। उससे पहले अपना पड़ाव डालते हैं वो गोरखपुर में। और ये नए जमाने के योगी हैं जो कह रहे हैं कि सन्यासियों को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब राज सत्ता अपने राज धर्म को सही तरीके से नहीं निभाएगी तो सन्यासियों को भी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। अरे योगी जी, आपके सामने भी केशव चंद्र मौर्य था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसको क्यों नहीं सत्ता पे बिठा दिया? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप चाणक्य होने का ढोंग कर रहे हैं। आप सन्यास धर्म की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म के रंगों और प्रतीकों को जनता के मन में खौफ के तरीके से उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों को यदि लगता है कि आरएसएस से मुसलमान को खतरा है, वो मुगालते में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब कुछ को छोटा करते हैं। अब देखिए, इनसे ज्यादा होशियार तो वो क्रीम बेचने वाली कंपनी है। क्रीम बेचने वाली एक कंपनियों का जो समूह है वो मिस वर्ल्ड चुनता है। अभी वो एक महिला हमारे यहाँ की चुनी गई है मिस वर्ल्ड। और दूसरा जो क्रीम बनाने वाला कंपनी है वो लोग मिस यूनिवर्स चुनता है। मतलब सुंदरियां जो हैं वो ब्रह्मांड तक में जाती हैं और भगवान राम को ये अयोध्या तक में सिमेट करके रख देना चाहते हैं। जब भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों? सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये साजिश है। ये साजिश है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि आरएसएस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। गलत बात है। आरएसएस इस देश के अंदर बुनियादी तौर पे महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। इस देश की परंपरा, संस्कृति, हिंदू धर्म और वो तमाम जो त्याग और संन्यास की परंपरा है उसके खिलाफ है। यह बात इस देश के लोगों को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी विविधता की बात की गई है। इसीलिए आप जाइए अलग अलग जगह पे, जो राम के भजन हैं उसका अंतर आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ लोग हमेशा बोलते हैं सीता राम, राम से पहले सीता का नाम लेते हैं, कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं। और जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इवन कि कोई संगीत का भी कार्यक्रम हो तो राम का वंदना पहले नहीं गाया जाता है, गणेश स्तुति सबसे पहले गाई जाती है। ये पूरे के पूरी धर्म की विविधता को भी खत्म कर देना चाहते हैं। सीता राम को, राम राम को या जय श्री राम के राजनीतिक नारे में बदल देना चाहते हैं। इस देश की जो सन्यास की परंपरा है, अरे भाई घर छोड़े हो ना, जंगल से तुम शहर आए हो ये कह करके कि हम सन्यास धर्म को प्रचारित करेंगे, तो जब गृहस्थ धर्म छोड़ दिए तो तुमको राज सत्ता पे काबिज होने की क्या जरूरत है? जो अपना परिवार नहीं चला पाया, अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाया, उस देश की जनता के साथ क्या रहेगा? यह सवाल आज हमारे सामने है। इसको समझने की जरूरत है। कहता है कि जिसके पास परिवार नहीं है वो किसके लिए चुराएगा?
मतलब जिसके पास परिवार है वो सिर्फ चुरा करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर बाल बच्चा है ही नहीं तो चोरी किसके लिए करेगा, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप चोर हैं, आपके पास बाल बच्चा है इसलिए आप चोरी कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे के पूरे विमर्श को उलट दिया गया है और इस विमर्श को हम चुपचाप बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसके सामने हम अपना नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाते हैं। और अपना नैरेटिव ये है कि आपको खिलजी की बड़ी चिंता हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पद्मावती की बड़ी चिंता हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। इस देश में यदि पद्मावती का सम्मान हो, द्रौपदी का सम्मान हो, सीता का सम्मान हो, रजिया सुल्तान का सम्मान हो, लक्ष्मीबाई का सम्मान हो, सरोजिनी नायडू का सम्मान हो, सोनी सूरी का सम्मान हो, इरोम शर्मिला का सम्मान हो, शत्रुपा चक्रवर्ती का सम्मान हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इतिहास के उस चरित्र को बचाने की इतनी जल्दबाजी है, पद्मावतियों को जो पेट में मार दिया जा रहा है उसके लिए कौन सड़कों पे निकलेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सम्मान तब कम नहीं होता है जब 1.5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है? क्या हमारा सम्मान तब कम नहीं होता है जब यह कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके कब्र से निकाल करके उनका बलात्कार किया जाएगा? तब हमारा सम्मान कम नहीं होता है? तब हम उस नारे को कैसे भूल जाते हैं जिसमें हमने कहा कि भारत मां के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? इस सवाल को हम कैसे भूल जाते हैं? ये एक खेल है, ये एक खेल है, ये एक भुलावा है, ये एक साजिश है और ये सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। दरअसल हम लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट कर रही है सरकार। और पेशेंस लेवल कैसे टेस्ट कर रही है? अभी हम लोग बात कर रहे थे, पहले कहा कि खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन बनाएंगे, तो देखा कि लोग जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं, व्हाट्सएप का जोक खिचड़ी पे बनने लगा है। तो कहा नहीं नहीं, हमने नहीं कहा है, टेस्ट करती है। पहले गोडसे का मूर्ति बना दिया, फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो गलत बात है, गांधी जी की हत्या करने वाले की मूर्ति कैसे बन सकती है? तो उसको जाकर के तोड़ दिया। टेस्ट करती है कि आप किन चीजों पर रिएक्ट करते हैं और आप किन चीजों पर रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आज तुम्हारा सवाल, मेरा सवाल, हम सबका सवाल और देश का सवाल, ये अलग अलग सवाल नहीं है, ये एक सवाल है और तमाम सवालों को हमको एक साथ एकजुट होकर के उठाना पड़ेगा। ये परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ा की गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में विविधता का सम्मान कीजिए, लेकिन विभिन्नता के नाम पे एकता को खंडित मत होने दीजिए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखिए। यदि हम इंसान हैं और जिंदा हैं तो हम आपसे डिफर करेंगे और आपके द्वारा जो बात कही गई है उससे सहमत होंगे और सहमत होंगे उस पर सवाल खड़ा करेंगे। इस सवाल खड़ा करने की जो हमारी पूरी की पूरी कोशिश है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, समाज को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए। इसीलिए कोई भी वैचारिक मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे आंख के सामने इस देश का तिनका तिनका बिखर जाए और हम अपने इस ईगो में डटे रह जाएं कि वो नहीं आया तो हम क्यों जाएं। ये स्थिति है हमारे सामने और इस स्थिति को यदि हम समझ रहे हैं, इस एक तमाम सवालों को अगर हम जब एक साथ जोड़ करके देखने के लिए तैयार हैं, तब हमको समझ में आता है कि देश में किस तरीके का माहौल खड़ा किया गया है, किस तरीके से हिंसा को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब तो कोई बोलता भी नहीं है, आस पड़ोस में यदि कोई मारा गया हो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जिस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हों और लोगों के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, तो इस देश की संवेदना के ऊपर सवाल खड़ा हो। और अभी जब मैं भोपाल आया हूं तो अभी चर्चा हो रही थी ऐतिहासिक मिथ के बारे में। तो भोपाल के नाम के बारे में कहा जाता है कि ये राजा भोज के नाम पे, भोजपाल से भोपाल बना है। राजा भोज के नाम पे जो है एक ब्रिज भी बना हुआ है, एक पुल भी बना हुआ है। भाई साहब, इतिहास में यदि राजा भोज होंगे तो गंगू भी होगा। इतिहास में यदि पद्मावती होंगी तो खिलजी भी होंगे और जायसी भी होंगे। इतिहास में यदि दुर्गा होंगी तो महिषासुर भी होंगे। इतिहास में यदि राम होंगे तो रावण भी होंगे।
इतिहास में यदि कृष्ण होंगे तो कंस भी होंगे। ये जो ऐतिहासिक चीजें हैं जिसमें मिथ भी है और इतिहास भी है और साहित्य भी है। कई बार क्या किया जा रहा है कि मिथ को इतिहास, इतिहास को साहित्य और साहित्य को इतिहास समझ लिया जा रहा है। मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहता, बस मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, वो ये है कि यदि आज हम बाबर की गलती का बदला जावेद मियां से लेना चाहते हैं तो हम कौन सा देश बनाना चाहते हैं? बस एक सवाल है हमारा। हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि राम मंदिर बना दिया जाए, माने अयोध्या में ही क्यों, हम तो मिथिला से आते हैं, तो एक जनकपुर में भी बना दिया जाए, नेपाल सरकार को चिट्ठी लिख करके राम और सीता की जो है मंदिर वहां बना दी जाए, और अमेरिका को भी कहा जाए कि हम आपको अपना राम जी दे रहे हैं, आप इनको जरा मंगल पे पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मंदिर नहीं बनाना है, लोगों का जो इतिहास बना है हजारों साल में, उसको तोड़ देना है, उसको खंडित कर देना है, और जो हमारी साझी विरासत है, साझा इतिहास है, उस साझी विरासत, उस साझे इतिहास को खत्म कर देना है। और ये सब कुछ इसलिए कर रहा है, कोई भी शासक इतिहास में जब अपना पांव गलत तरीके से धसाता है, इसका मतलब यह है कि वर्तमान में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इतिहास ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इतिहास पे बहुत सारे शोध हो चुके हैं, इतिहास लोगों को पता है। इतिहास की कब्र से यदि कुछ निकाली जा रही है, मतलब यह है कि आज छात्रों और नौजवानों के सवाल को दफन किया जा रहा है। यह बात हमको समझने की जरूरत है, और इस बात को यदि हम समझना चाहते हैं तब कुछ चौंकाने वाली स्थिति हमारे सामने है। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, और कौन सा एजेंडा आप हमारे सामने रखना चाहते हैं? आपने हमको कहा कि हम आपके लिए अच्छे दिन लेकर के आएंगे, आपने हमको कहा कि हम आपके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, आपने हमको कहा कि आपको हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने हमको कहा कि हम इस देश में महंगाई को कम करेंगे, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को खत्म करेंगे, काला धन को वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनको भाजपा में शामिल करा रहे हैं। आहा, माने ये तो अद्भुत मशीन है। नहीं, भाजपा जो है वो अद्भुत मशीन है। किसी भी दागी आदमी को उसके अंदर डालिए, वो स्वच्छ होकर के निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ही यही है कि सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कर लीजिए, देश स्वच्छ हो जाएगा। मोदी जी, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है और एक दल से देश नहीं बनता है, देश की जनता से देश का निर्माण होता है। आज देश में भ्रष्टाचार से लोग जूझ रहे हैं और आप भ्रष्टाचारियों को बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा करके देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं। आपको भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत यह है कि दूसरा आदमी क्यों खा रहा है। जिसको भी खाना है वो हमारी पत्तल पर ही आके खाए, किसी और का पत्तल ना खाए। और सिस्टमेटिक करप्शन है। मैं नोटबंदी को नीति नहीं, भ्रष्ट नीति कहता हूं। सीधा सीधा आंकड़ा बताता है कि काला धन खत्म करने के नाम पे नोटबंदी की गई और रातों रात करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया गया। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करार बदल दिया गया। जो इधर उधर का पैसा था उससे जमीनें खरीद ली गई। और जब सरकार से लोगों ने पूछा कि कितना काला धन वापस आया, तब सरकार बोलने के लिए नहीं आई। नोटबंदी करने के लिए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्डिंग कराते हैं ऐसे एकदम तैयार होकर के। सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं। आज तक एक भी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है। यह आदमी दूसरे के मन की बात सुन ही नहीं सकता है, ये सिर्फ अपने मन की बात कर सकता है। और आज क्या कह रहा है, माने जिसकी विचारधारा पे चल करके वो आगे बढ़े हैं। मैं एक बड़ा ही ईमानदार स्वयं सेवक रहा था, मुझे इसमें भी डाउट लगता है। इसलिए डाउट लगता है कि जो ईमानदारी से बेचारा सुबह जाकर के लाठी घुमा रहा है 1925 से ही, उसको क्या मिला है? मंत्री बनाना होता है तो वैसे कांग्रेसियों को मंत्री बना देता है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा होता है। क्या वो आरएसएस के आदमी को मंत्री बना रहा है? यह सिर्फ देश के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है,
आरएसएस के वैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं के ऊपर के साथ भी धोखाधड़ी कर रहा है, जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि भारत को हम सबसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। स्कूल में टीचर नहीं पुरता है हम लोगों से, कितना टीचर होना चाहिए ये हम नहीं दे पाते हैं, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और क्या कहता है, बड़ा मजेदार चीज है, कहता है कि हम व्यायाम करते हैं और लाठी घुमाते हैं। किस लिए भाई? तो जब बाहरी शक्तियां हमारे ऊपर आक्रमण करेगी तो देश की रक्षा करेंगे। तो बाहरी शक्ति लाठी लेकर के लड़ने आएगी। मध्य युग में जी रहा है अभी तक। अगर लाठी इतना पावरफुल था तो फिर राफेल खरीदने की क्या जरूरत थी? 500-600 करोड़ उसमें रुपया खा गया है लोग मिलकर के। ये जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में मैं कहता हूं, इस बात को आप समझिए कि सच में आरएसएस के कुछ ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिनको लगता है कि ये एक सांस्कृतिक संगठन है और भारतीय समाज को बचाने के लिए ये पुनीत कार्य में लगा हुआ है। अरे भैया, लोग अपना अपना कुर्सी सेट कर रहा है, इसीलिए आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। आपके भरोसे वो थोड़ी चुनाव जीत रहा है। आप नहीं सेट होइएगा तो ईवीएम सेट कर लेगा, और यही चल रहा है। ऐसे में जो नीतियां बन रही हैं, उन नीतियों से क्या नतीजे हमको प्राप्त होते हैं? आरबीआई कह रहा है कि 99% 500 और 1000 का नोट वापस आ गया, तो काला धन कहां गया? और कितना अंबानी, अदानी, माल्या आपको एटीएम के लाइन में मिला? कितना जो है इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई? तो आज प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था। आप लोगों को भी जब भी हंसने का मन करे तो मोदी जी का भाषण सुना कीजिए, और सीरियसली नहीं लीजिएगा, मनोरंजन के लिए सुनिएगा। और किसी को अगर आप व्हाट्सएप के करते हैं तो लिख दीजिएगा कैप्शन में कि कृपया सीरियसली ना लें, यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तो वो कह रहे थे कि पिछली सरकार और इस सरकार में यह फर्क है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अरे मोदी जी, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुआ था, धंधा आप किए हैं पहली बार। आपके जैसा जो है बेचने वाला जो है नहीं है कोई। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुआ है। अब आप बताइए कि किसी के घर में आप चोरी से छुप करके घुस गए और आपका सामान यदि कुछ रखा था उसको आप ले आए, या उस घर को आप कुछ नुकसान पहुंचा के आ गए, तो ये आप अपने पड़ोसी को बताएंगे कि रात में हम नुका चोरी खेल रहे थे, छुपा छुपी खेल रहे थे। ये बात बताई जाती है। ये पूरे तौर पे आर्मी का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। अब आर्मी के साथ मसला क्या है? लोग अभी कह ही रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि उधर जो है राजीव गांधी हैं, इधर जो है नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि वरुण गांधी भी उन्हीं की तरफ है, मेनका गांधी भी। तो वैसे में लोगों को यह लगता है कि आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जो सही तरीके से काम कर रही है, और देश में 57% लोग चाहते हैं कि आर्मी रूल हो जाना चाहिए। ए भाई, एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। बगले में पाकिस्तान है, पता कर लीजिए कि वहां कई बार आर्मी रूल हुआ है। आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि फैज का गाना आप यहां भोपाल में गा सकते हैं, आप इस्लामाबाद में नहीं गा सकते हैं। तो अगर आपको पाकिस्तान बनाना है हिंदुस्तान को, तब तो बना लीजिए। आर्मी की आप इज्जत कीजिए, आर्मी का सम्मान कीजिए, और आर्मी के साथ जो समस्या है उन समस्याओं को उठाइए। और जो समस्या उठाने वाले लोग हैं, एक लड़का बोला, एक सिपाही बोला कि आर्मी ऑफिसर जो है उनसे घरेलू काम कराते हैं, रहस्यमय तरीके से उसकी आत्महत्या हो गई। जस्टिस लोया की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक दूसरा लड़का बोला कि दाल कम पानी ज्यादा होता है। हम बोले यही होता है कि दूध में जो है दूध कम पानी ज्यादा होता है। तो उस इंसान को जबरदस्ती वॉलंटरीली रिटायरमेंट दे दिया गया है। और पिछले 2 सालों में लगभग 400, मतलब 350 से ज्यादा, प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि कुछ भी आंकड़ा बोल देंगे, 350 से ज्यादा जो है आर्मी ऑफिसर्स जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जॉब करते हुए उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो लोग शहीद होते हैं उनके परिवारों की क्या हालत है? यह भी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में एक शहीद परिवार गया था, बेइज्जत करके उसको वहां से निकाल दिया गया। वैसे जब योगी आदित्यनाथ जी को फोटो खिंचवाना था तो एक शहीद के घर पे गए, सोफा सेट लेकर के गए,
कूलर ले करके गए, फोटो खिंचवाए, वापस आ गए, उनके साथ उनका कूलर और सोफा सेट भी वापस आ गया। मैं तो कहता हूं कि यह अद्भुत सीएम है। ये जब ताजमहल गया तो वहां झाड़ू लगने लगा, कभी हॉस्पिटल चला जाता तो वहां ऑक्सीजन मिलने लगता है। ये जो देश के अंदर हालात हैं, उस हालात में करना कुछ नहीं है, बस जनता को उलझा देना है। और फिर क्या करना है कि सड़कों पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देना है, लोग उस पोस्टर को देखें और बस चकाचौंध हो जाएं और पता ही नहीं चले कि देश के अंदर क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के अगर मन की बात का विश्लेषण करेंगे तो वो मन की बात कभी किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला की बात नहीं होती है। और इस पे आप सवाल खड़ा कीजिएगा तो कहेगा कि आप देश में सिर्फ कमी निकालते हैं। ना भाई, हम देश में कमी नहीं निकाल रहे हैं, हम सरकार में कमी निकाल रहे हैं, सरकार की नीतियों में कमी निकाल रहे हैं और आपको जोर दे करके बता रहे हैं कि सरकार देश नहीं होता है, देश में सरकार होता है, सरकार में देश नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए। जिस दिन आप सरकार को देश से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे उस दिन बहुत मुश्किल होने वाली है। और मुश्किल इस कदर बढ़ा है कि आज किसी भी, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, हम छात्रों और युवाओं के सामने हमारा मुद्दा नहीं होता है। अगर हम युवा संवाद कर रहे हैं, इस देश के जो 18 करोड़ बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी, उनको शिक्षा कैसे मिलेगा और डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी कैसे एस्टेब्लिश होगी, आत्मसम्मान के साथ हर इंसान अपनी जिंदगी कैसे जी सकता है, ये सवाल आज हमारे सामने है। लेकिन इन सवालों पे हम चुनाव में न जाते हैं, न इस आधार पे हम पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करते हैं। तो हम क्या करते हैं? जात के नाम पे वोट देते हैं तो जातिवाद है समाज में, धर्म के नाम पे वोट देते हैं तो सांप्रदायिकता है समाज में, मर्दवादी सोच से वोट देते हैं तो पितृसत्ता है समाज में, और क्षेत्रीय ऊंच नीच के आधार पे वोट देते हैं, भाषा बोली के आधार पे वोट देते हैं, तो यह क्षेत्रीय असमानता है समाज में। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम युवा संवाद कर रहे हैं तो इस युवा संवाद में हमको यह तय करना होगा कि जिस दिन हम वोट करेंगे रोजगार के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे न्यूनतम मजदूरी के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे सामाजिक न्याय के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे जेंडर जस्टिस के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे आपसपा के खात्मे के लिए, उस दिन इन तमाम मुद्दों को हम हासिल कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को हम जीत सकते हैं। कहानी अक्सर सुनाई जाती है, मालूम नहीं होता है कि वो कितना सच है। इस बार मेरे चाचा ने एक कहानी सुनाई। कहा कि सी राजगोपालाचारी से एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी जात क्या है, तो सी राजगोपालाचारी ने कहा कि जब मैं अपना कपड़ा धोता हूँ तो धोबी होता हूँ, जब लेटरिन साफ करता हूँ तो स्वीपर होता हूँ, जब गाड़ी चलाता हूँ तो ड्राइवर होता हूँ। जाति उसके काम से निर्धारित होता है, जन्म से निर्धारित नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है, और कोई भी धर्म जो मनुष्यता के ऊपर हावी हो जाए, मैं समझता हूं कि वो धर्म नहीं है, वो राजधर्म है, वो राजनीति है। और धर्म की जब राजनीति होती है तो वो राजनीति धर्म नहीं सांप्रदायिकता बन जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और सांप्रदायिकता को यदि हम समझते हैं तो मैं मानता हूं कि भाजपा 2 चीजों में कामयाब हुई है। पहला कि उस जमाने में जब देश में विभाजन हुआ तो सारे बड़े दंगे बड़े शहरों में हुए थे, गांव में दंगे नहीं हुए थे। आज जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है तो दंगे गांव में हो रहे हैं। और दूसरी बात, दंगों को लेकर के अक्सर यह बात कही जाती है कि गुजरात में काटने के लिए लोग बाहर से गए थे। स्थिति यह है कि अखलाक को मारने के लिए लोग बाहर से नहीं आए थे। एक गांव को सांप्रदायिकता के आधार पे पूरी तरीके से बांट दिया गया है। उस दौर में तर्कपूर्ण बात करना बहुत मुश्किल हो गई है। इसीलिए मैं दोस्तों आखिर में बस एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि जब बोलने पे पाबंदी हो, हंसने पे पाबंदी हो, मुस्कुराते हुए बोलना, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए आप तमाम सब लोग जो इस युवा संवाद में शामिल हुए हैं, उनसे हमने अपना कुछ पक्ष साझा किया है और आपको इस बात की पूरी आज़ादी है
कि इसमें आपको जिससे सहमत होना है सहमत होइए, जिससे असहमत होना है असहमत होइए। यही भारतीयता है, यही लोकतंत्र है। इसी बात की इजाजत हमको संविधान देता है और इसी संवैधानिक आज़ादी के पक्ष में हम अपने नारे को बुलंद करते हैं। आप सहमत हैं तो आप भी इस आज़ादी के नारे को बुलंद करते रहिए और जब तक आज़ादी का नारा बुलंद होता रहेगा, गुलाम मानसिकता को हम जीतने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।